हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम सीखेंगे उनके बेसिक यूज़ के बारे में, उनका वर्किंग मैकेनिज्म और सीखेंगे उसके क्लासिफिकेशन और उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स के बारे में और करेंगे उनके डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी ये लेक्चर के अंदर। तो एंटी अल्सर ड्रग्स के अंदर आप यहाँ पे कुछ टाइटल स्लाइड के अंदर एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि ये रेनिटिडिन के टैबलेट्स है, मीसोप्रोस्टॉल के टैबलेट की जो 200 माइक्रोग्राम का टैबलेट है, सुक्रालफेट का सस्पेंशन अवेलेबल होता है और प्रोपेंथेलिन ब्रोमाइड के ये टैबलेट्स की जिसकी स्ट्रेंथ है 15 mg। तो ये सभी मेडिकेशंस के पास एंटी अल्सर एक्टिविटी है और उसके कारण अलग अलग टाइप के जो अल्सर होते हैं हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर, उसको ट्रीट करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए और साथों साथ वो ना हो मतलब कि प्रिवेंट करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये ऐसे मेडिकेशन हम कह सकते हैं कि जिनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे, जिसके कारण उनको कहा जाता है कि ड्रग एक्टिंग ऑन ए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो सीखते हैं डिटेल में एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में। एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बी इन 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड द वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स का एंड्रॉयड एप्लीकेशन की जो गूगल प्ले स्टोर पर, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए एंटी अल्सर एजेंट्स के बारे में, या फिर उनको एंटी अल्सर ड्रग्स भी कहा जाता है। तो दे आर ए क्लास ऑफ मेडिकेशन यूज इन द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ ए अल्सर। तो ये ऐसे मेडिकेशन है कि जो अल्सर की ट्रीटमेंट के लिए और साथों साथ उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। कि जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि जो ये स्टमक अल्सर प्रोड्यूस हुआ है, तो ये स्टमक अल्सर को ट्रीट करने के लिए हम एंटी अल्सर ड्रग्स पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो एंटी अल्सर ड्रग्स आर यूजफुल इन मैनेजमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अल्सरेशन एंड रिफ्लक्स इसोफेगाइटिस। मतलब कि ऐसे डिसीज के जिसके अंदर एसिड रिफ्लक्स होता है, साथों साथ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर होने वाले अल्सर और जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर जो अलग अलग अल्सर्स होते हैं, साथ ही साथ हम कहते हैं कि इसोफेगाइटिस होता है, अल्सर प्रोड्यूस होता है, तो वो सभी को ट्रीट करने के लिए हम ये मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करवाते हैं। तो द मेडिकेशंस विच ट्रीट ऑल टाइप ऑफ अल्सर occurs in a gastrointestinal tract, thus they call a drugs which are acting on a gastrointestinal tract। तो ये ऐसे मेडिकेशन की जो जीआई ट्रैक पर अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देते हैं। तो यहाँ पे हम उसके बेसिक यूज समझे तो जो हमारा जीआई ट्रैक है, तो जीआई ट्रैक के अंदर होने वाले जितने भी अलग अलग टाइप के अल्सर है वो सभी को ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशंस को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जैसे कि किसी को कॉलन के अंदर अल्सर प्रोड्यूस होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है अल्सर, स्मॉल इंटेस्टाइन, डियोडिनम के पोर्शन में अल्सर होता है, स्टमक में होता है, या फिर इसोफेगस के अंदर होता है। कुछ लोगों को ये इलियम के पोर्शन में होता है, रेक्टम के पोर्शन। तो जितने भी अलग अलग एरिया है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के, वहाँ पे समझो कि अल्सर प्रोड्यूस होता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए और उसके जो कारण होने वाले इरिटेशन, उसके जो सिम्टम्स है, सभी में से पेशेंट को रिलीव करने के लिए ये एंटी अल्सर एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जब होता है, क्रोन्स डिसीज़ होती है कि जिसके अंदर हम कहते हैं कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ या फिर इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम होता है, पेप्टिक अल्सर होता है, डियोडिनम अल्सर होता है, गैस्ट्रिक अल्सर होता है। तो सभी के अंदर ये मेडिकेशंस
काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है। और उसके एग्जाम्पल हम देखें तो कई बार ये अल्सर होने का जो रीज़न होता है वो हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं। तो उनके इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं एंटी अल्सर ड्रग के अंदर। फिर हिस्टेमाइंस, और उसमें भी H2 एंटागोनिस्ट जो है हिस्टेमाइंस के, वो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को रिड्यूस करके अपनी एक्शन देते हैं, तो वो भी इंक्लूड होते हैं। और तीसरा एंटासिड की जो सिम्टोमेटिक रिलीफ, कि कई बार एक्सेसिव एसिड के कारण एसिडिटी हो जाती है जब किसी को पेप्टिक अल्सर वगैरह होता है या फिर डिओडिनम अल्सर, तो वो उसके सिम्टम्स में से रिलीफ देने के लिए भी एंटासिड साथ में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तब उसका डिटेल फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप समझिए तो सबसे पहले है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर्स, और उसके अंदर H2 हिस्टेमाइनिन्स जैसे कि सिमेटिडिन। तो आपने ये सभी एजेंट्स की स्टडी पहले भी शायद की होगी, तो आपको पता होगा कि जो H2 एंटी हिस्टेमाइंस है कि हिस्टेमाइन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे कि सिमेटिडिन है, फिर रेनिटिडिन है, फैमोटिडिन है, रोक्साटिडिन एंड निजाटिडिन। तो सभी के नाम के पीछे आप देखिए यहाँ पे टिडिन लगता है, TIDINE। तो ये आपको याद रखने के लिए कि ऐसे मेडिकेशन के सभी के नाम के पीछे जो टिडिन लगती है वो सब है हिस्टेमाइन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। और ये मेडिकेशन जैसे कि ये रेनिटिडिन देख सकते हैं जिसकी स्ट्रेंथ है 150 मिलीग्राम के अंदर है, सिमिटिडिन 400 mg के अंदर है। तो ये टैबलेट प्रिस्क्राइब किए जाती है और वो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देंगी कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर्स के तौर पे वो काम करते। तो उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से मैकेनिज्म के ऊपर ये काम करते हैं। तो ये ऐसे एंटी अल्सर एजेंट्स है कि जो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को इनहिबिट करके अपनी एक्शन देंगे। तो ये है सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फैमोटिडिन, रोक्साटिडिन एंड निजाटिडिन। उसी तरह से दूसरे एजेंट उसके अंदर कि जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं, लाइक एंटीकोलिनर्जिक्स लाइक पायरेंजेपाइन है, प्रोपेंथेलिन है, ऑक्सीफेनोनियम है, फिर मिसोप्रिस्टोल वगैरह है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग के अंदर मिसोप्रिस्टोल के जो टैबलेट कि जिसकी स्ट्रेंथ है 200 माइक्रोग्राम, और एंटीकोलिनर्जिक जैसे कि पायरेंजेपिन, प्रोपेंथेलिन एंड ऑक्सीफिनोनियम। तो ये 3 एंटीकोलिनर्जिक्स के तौर पे काम करते कि एंटीकोलिनर्जिक्स विच आर एक्ट एज अ एंटी अल्सर ड्रग, और उनका भी यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को इनहिबिट करती है। उसके बाद यूज़ होने वाला जो पॉपुलर मेडिकेशन क्लास है वो है गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स कि जिसको हम एंटासिड्स कहते हैं। तो एंटासिड की जो यूज़ होते हैं एज अ एंटी अल्सर कि जो एसिड सिक्रेशन को जो होता है एक्सेस उसको न्यूट्रलाइज करके अपनी एक्शन देते, जिसके कारण उनको कहा जाता है कि गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर, और वो एज अ एंटासिड एंटी एसिड के तौर पे काम करते हैं। एंटी एसिड, और एंटी एसिड मतलब कि एंटासिड के तौर पे काम करके वो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे। और उसके एग्जाम्पल हम देखें तो सिस्टेमेटिकली जो यूज़ होने वाले जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम साइट्रेट है, फिर नॉन सिस्टेमिक के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मागाल्ड्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो हम एंटासिड सिरप्स वगैरह देखते हैं कि मागाल्ड्रेट होता है, डाइमेथिकॉन या फिर सिमेथिकॉन होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, और कई बार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट भी कॉम्बिनेशन में होते हैं, और जिसको हम फेमसली कहते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जो आप स्यूटिक्स के अंदर भी प्रिपरेशंस के अंदर बनाते हैं फार्मास्यूटिक्स के प्रैक्टिकल के दौरान कि ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये सब यूज़ होते हैं एज अ एंटी अल्सर एजेंट। और सिस्टेमेटिकली अंदर
ये सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम साइट्रेट, और उसका ये फेमस एक ब्रांड कि जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज़ इनो की, जिसके एफरवेसेंट पाउडर्स होते हैं। तो ये एफरवेसेंट पाउडर के अंदर मेन इंग्रेडिएंट होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, साइट्रिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है, और वो एफरवेसेंट पाउडर के फॉर्म में होता है और वो भी एंटासिड के तौर पे काम करता है। फिर एंटी अल्सर के अंदर तीसरे ऐसे एजेंट कि जो अल्सर प्रोटेक्टिव एक्टिविटी देते हैं, जैसे कि सुक्राल फैट है, कोलोइडल बिस्मथ सब साइट्रेट है कि जिसको CBS कहा जाता है। तो यहाँ पे आप CBS के टैबलेट्स देख सकते हैं, और यहाँ पे है कैफेट करके जो सस्पेंशन है कि जिसके अंदर सुक्राल फैट है 500 मिलीग्राम एंड ऑक्जेटेकेन है 10 मिलीग्राम। तो ये जो सस्पेंशन है वो अल्सर प्रोटेक्टिव्स के तौर पे अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा और धीरे धीरे अल्सर को हीलिंग करने में हेल्प करता है। चौथा एजेंट है उसके अंदर वो है एंटी एच पाइलोरी, मतलब कि जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया जो होते हैं और उनके कारण समझे कि आपको पेप्टिक अल्सर हुआ है, गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है, तो उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये एंटीबायोटिक्स ये एच पाइलोरी को डायरेक्टली किल करेंगे और अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देंगे, जैसे कि एमोक्सिसिलिन है, क्लेरिथ्रोमाइसिन है, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल एंड टेट्रासाइक्लिन। तो ये सब एंटीबायोटिक ऐसे हैं कि जो एंटी एच पाइलोरी उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन है और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को आपकी बॉडी में से बाहर निकाल देंगे, जिसके कारण पेप्टिक अल्सर जो है वो और ज़्यादा नहीं फैलेगा और धीरे धीरे फिर दूसरे मेडिकेशन को यूज़ करके आप उसके कारण हुआ जो डैमेज है उसको क्योर करवाएंगे। तो ये थे एंटी अल्सर एजेंट्स। और तो यहाँ तक जो आपने सीखा वो मेन मेडिकेशंस की जो एंटी अल्सर एजेंट के तौर पे काम करते हैं। अब एक और ऐसा क्लास है कि जो एंटी अल्सर एक्टिविटी देता है और वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या करते हैं, आपके बॉडी के अंदर जो एक्सेसिव एसिड जब सीक्रेट होता है तो उसको इनहिबिट करवाने का काम करते हैं। कि यहाँ पे जो साइड में जो डायग्राम है उसके अंदर आप देखते हैं कि जब एसिड का जो प्रोडक्शन होता है और उसके अंदर ये प्रोटॉन पंप्स हेल्प करते हैं। तो जब ये प्रोटॉन पंप्स को हम इनहिबिट कर देते हैं तो एक्सेसिव गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन नहीं होता। जब अल्सर होने का रीज़न ये है कि एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस होने के कारण किसी को अल्सर हो रहा है, कि यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं गैस्ट्रिक एसिड, तो ये एसिड समझो कि एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस होता है और वो कई बार आपके ईसोफेगस में भी जाता है और वहाँ पे भी ईसोफेगस के लाइनिंग्स वगैरह को डैमेज करता है और आगे जाके वहाँ पे अल्सर फॉर्म करता है। तो ऐसे केसेस के अंदर पेशेंट को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की जाती है कि जो क्या करेगी, ये एक्सेसिव एसिड जो प्रोड्यूस होता है उसको स्टॉप करवाएगा। कि यहाँ पे लिखा है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ऑफ द प्रोटॉन पंप्स एंड रिड्यूस द एसिड इन अ स्टमक। स्टमक के अंदर जो एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस होता था उसको कम करवाएंगे और जिसके कारण पेशेंट के अंदर जो एक्सेसिव एसिड के कारण समझो कि पेप्टिक अल्सर होता है, गैस्ट्रिक अल्सर होता है, तो वो धीरे धीरे जो है वो कम हो जाएगा। एंड आगे जो दूसरे मेडिकेशंस हमने देखे वो देकर आप उसको गैस्ट्रिक अल्सर या फिर पेप्टिक अल्सर में से रिलीफ दिलवा सकते हैं। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के अंदर आएगा ओमिप्राजोल, इसोमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल है, पेंटोप्राजोल, फिर रेबिप्राजोल एंड डेक्स्ट्राबिप्राजोल। तो ये सभी प्राजोल्स आप देख सकते हैं कि सभी के नाम के पीछे है ये प्राजोल। तो ये सभी प्राजोल्स प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास के मेडिकेशंस कहे जाते हैं और उनके पास भी ये एंटी अल्सर एक्टिविटी है। तो OTC जो अवेलेबल है कि डायरेक्टली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे एंटी अल्सर एजेंट, जैसे कि ओमिप्राजोल है, इसोमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, फिर जैगेरिड की जो ओमिप्राजोल विथ सोडियम बाइकार्बोनेट
ऑल्सो अवेलेबल ओवर द काउंटर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। तो लैंसोप्राजोल 30 mg के अंदर, ओमिप्राजोल 20 mg का टैबलेट यूजुअली रहता है। तो ये आपको ओवर द काउंटर बिना प्रिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएंगे। फिर उसके डोजेस के हम देखें तो ओमिप्राजोल 20 मिलीग्राम डोज जो है वो इक्विवेलेंट रहता है। वही पेंटोप्राजोल का 40, इसोमिप्राजोल 30, लैंसो 30 एंड रेबिप्राजोल 20 mg में भी अपनी इफेक्ट देता है। फिर प्रिस्क्रिप्शंस ड्रग देखें तो वो है रेबिप्राजोल है, पेंटोप्राजोल एंड डेक्सलांसोप्राजोल। तो ये 3 मेडिकेशंस को लेने के लिए प्रिस्क्रिप्शन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये रहते हैं RX ओनली, कि प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के प्रिस्क्रिप्शन और सुपरविजन के साथ ही आपको ये 3 प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज़ करने होते हैं। तब साइड इफ़ेक्ट्स जाने तो एंटी अल्सर एजेंट्स जो हमने देखे उनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे आपको कई बार हेडेक वगैरह होता है, नोज़िया वॉमिटिंग फील होता है, कुछ केसेस के अंदर डायरिया या फिर इन सम केसेस कॉन्स्टिपेशन, कि कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है। फिर एंटासिड्स यूज may cause a minor rise in urinary pH and rarely the calcium salt cause hypercalcemia। तो हाइपरकैल्सीमिया तो रेयरली है बट माइनर राइज करता है आपके यूरिनरी पीएच को। इफ़ यूज द एक्सेस देन दे मे कॉज द किडनी डैमेज। अगर एक्सेसिव यूज़ करता है, मतलब कि जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है एंटी अल्सर्स के अंदर, तो उसको कोई पेशेंट एक्सेसिव यूज़ कर लेता है तो उसके कारण उसके किडनी डैमेज हो सकते हैं। सेम लाइक दैट उनके ओवरडोज या फिर एक्सेसिव यूज़ करने के कारण लीवर के ऊपर असर पड़ सकता है, ब्रेन के फंक्शन पे ऊपर असर पड़ता है, एज वेल एज आपके बोन्स के ऊपर भी उनकी असर होती है और बोन फ्रैक्चर जैसे भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं कि अगर आप उनको एक्सेसिव अमाउंट के अंदर ओवरडोज के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट है एंटी अल्सर एजेंट्स के। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। फार्मारॉक्स के जो लेक्चर नोट्स वगैरह है, पीपीटीज होती है, पीडीएफ होते हैं, वो आपको फार्मारॉक्स के मोबाइल ऐप पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन करिए व्हाट्सएप ग्रुप, ये वाला व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हैं। फिर यूज़ कर सकते हैं ऐप फार्मारॉक्स की, जहाँ पे आप एक्सेस कर पाओगे आप स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड और वीडियो लेक्चर। तो ज़रूर से डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स और एक्सेस करिए ये सब कोर्सेज़ को। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।